नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के बीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए हम देखते हैं 7 जनवरी 2022 में जो कि पूछे गए थे, ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी राज्य कौन कौन से हैं? पहला असम, बिहार, छत्तीसगढ़। दूसरा बिहार, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या असम, या त्रिपुरा, असम या मणिपुर। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 3 पर त्रिपुरा, असम और मणिपुर। मिजोरम राज्य की सीमाएं भारत के 3 राज्यों में सम्मिलित है, जो असम, त्रिपुरा और मणिपुर से लगी हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगी है। यह भारत का 23वां राज्य है और इसे राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 ईस्वी में मिला था। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? भारत में किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा यानी पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? पहला लद्दाख, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट मिजोरम। भारत के मिजोरम राज्य में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित किया जाता है कि परिवार को उस वर्ष खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी, क्योंकि यह ज़मीन किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे ग्राम सभा की होती है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 देखते हैं। 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? पहला तिब्बत, नेपाल, भारत या चीन। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका। सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट नेपाल। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोलाम्बा कहते हैं। यह दोनों देशों के मध्य फैला हुआ है, लेकिन इसकी चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश पर्वत श्रेणी का हिस्सा भी है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कुछ परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, या मोम का घोल बनाना, या दूध से पनीर बनाना, या गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ सकता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है जिसे हम मोम को पिघलाकर घोल बनाने के बाद पुनः उसे ठंडा करने पर वह पहले जैसा हो जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। वृक्षों पौधों की जड़ों पर पाए जाने वाले नीचे दिए गए विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। पहला वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं बल्कि क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। या जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। या जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देता है। या जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। या लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। पहला ए सी ई, या ए बी सी एंड डी, या ए सी और डी, या ई बी और सी। यहाँ पे सी रहेगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 5वें का उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, ए, सी और ई। बरगद को मूलतः बट या वाट के नाम से जानते हैं। यह एक सपुष्पक वृक्ष है जो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह मोरेसी या सहतूत कुल का पेड़ होता है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेंथालिसिस है। इस वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं होती है, बल्कि इन जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा दिया जाता है तथा इसकी लटकती जड़ें बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, यानी पहला सही है और तीसरा सही है और क्या 5वां सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। या छात्र कहाँ से आए हैं? पहला असम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उत्तरी छोर पर स्थित एक नगर है, जहां यह एक पहाड़ी इलाका है जहां अत्यधिक बारिश और बर्फ पड़ते हैं। मनाली अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के अलावा
हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग ट्रेनिंग या काइफिंग आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। मनाली ब्यास नदी के किनारे पर बसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। आपकी मित्र कमजोर दांतों और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? पहला, चावल, नींबू, आंवला, गुड़ या घी, दाल, रोटी, चावल, दूध, सब्जियां, पालक, फल या तेल, अंडा, चावल, रोटी आदि। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, दूध, सब्जियां, पालक और फल। स्वस्थ रहने के लिए शरीर को विटामिन एवं मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। दांतों एवं हड्डियों की कमजोरी कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी से होती है। यह कमी हम दूध, सब्जियां, पालक तथा फल से दूर कर सकते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं। बी पार्ट, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होते हैं। या सी, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाले मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। या ई, मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। पहला, ए सी ई या ए बी सी डी या बी सी डी ई या बी सी डी। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, बी, सी और डी, ई ये क्या है, ये चारों हमारे सही हैं। मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी के प्रत्येक छत्ते में एक रानी होती है जो कई हजार कमेरी यानी श्रमिक तथा 100 से 200 नर होते हैं। रानी मधुमक्खी का कार्य अंडे देना होता है जो अच्छे पोषक वातावरण में एक इटालियन जाति की रानी मधुमक्खी एक दिन में कम से कम 15,000 से 18,000 अंडे देती है। देसी रानी मधुमक्खी करीब 700 से 1,000 अंडे देती है। इनकी उम्र लगभग 2 से 3 वर्ष होती है। रानी मक्खी के अलावा छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते हैं। इनके छत्ते से हमें मोम भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती हैं। पहला, कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। पहला, शरीर का सल्कों से ढका होना, भूमि तथा जल दोनों में रह सकना, अंडे देना या जहरीला होना। पहला, ए एंड बी, बी एंड सी, ओनली सी या सी एंड डी। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, ओनली सी पार्ट। उपर्युक्त विकल्पों में से केवल अंडे ही देना ऐसा लक्षण है जो सभी दिए गए जंतुओं में पाया जाता है। इसमें कछुआ, अजगर तथा छिपकली सरीसृप वर्ग के हैं। मधुमक्खी एक कीट है जबकि बाज एक शिकारी पक्षी होता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, केचुए के बारे में नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में विचार कीजिए। पहला, ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। या बी पार्ट, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये अवशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। या जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी बिकती है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर पहला, ए सी डी या ए बी डी या ए बी सी या ए डी सी। चलिए बताइए सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा हमारा इसका। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, विकल्प नंबर सी पार्ट, ए, बी और सी ये तीनों क्या हैं, ये तीनों सही है। केचुआ बरसात के दिनों में गीली मिट्टी में रेंगना नजर आता है। जो ये एनेलिडा संघ के प्राणी होते हैं जो जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुआ पृथ्वी के अंदर लगभग 1 फीट की गहराई तक रहता है। ये मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं और इनके जल से मृदा उपजाऊ बनती है क्योंकि ये अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ए, बी और सी ये क्या है, ये तीनों हमारे सही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। पहला, गतिविधि आधारित शिक्षा, रटना सीखना, पाठ्य पुस्तकें आधारित शिक्षा या सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को उनके ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर देना तथा चुनौती है क्योंकि बिना अवसर मिले वह अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के द्वारा पर्यावरण अध्ययन नहीं सीख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला।
इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। पहला, बच्चों को स्वयं सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नया ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, या बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में व्यवहार करना। पहला ABC, ACD या BCD या C और D। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। क्वेश्चन नंबर बताइए 12 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला A, B और C। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे सही हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों में उन क्षमताओं को विकसित करना होता है जिससे वह अपने आसपास के समस्त भौतिक और जैविक परिवेश के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है या रचनात्मकता विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है, या ईबीएस के पाठ्य पुस्तकों के ही इसके सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है, या यहाँ शिक्षण आधारित है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करना है। यह एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए प्राथमिक स्तर पर विचार किया जाता है कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत करवाया जाए, जिससे वे उनसे जुड़े उनके प्रति जागरूक हो सके और उनके महत्व को समझें और प्राकृतिक, भौतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझ सके। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस सीखने के लिए चुनौती है। पहला, रटना सीखना या सम्मित आधारित सीखने का स्तर या अवधारणाओं का विवरण, या बच्चों को अपने लिए ज्ञान निर्माण करने का अवसर देना। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को अनेक ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर देना मुख्य चुनौती है, क्योंकि बिना अवसर मिले वह अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के द्वारा पर्यावरण अध्ययन नहीं सीख पाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 देखते हैं। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों के लिए ईबीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। पहला, वाद विवाद का प्रावधान या अनुभवात्मक सीखना, कहानियाँ, तथ्य और सूचनाएं। पहला AB या BC या ABC या BCD। चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका हमारा। क्वेश्चन नंबर बताइए 15 का क्या हो जाएगा उत्तर हमारा। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, ABC ये तीनों क्या हैं, ये सही हैं। बच्चों के लिए ईबीएस कक्षा में वाद विवाद, अनुभवात्मक अधिगम, कहानियाँ, खेल, कविताएं, प्रयोग, प्रोजेक्ट, सेमिनार, कला, खोज एवं निबंध, क्षेत्रीय परीक्षण आदि को प्रयोग में लाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। तो चलिए साथियों बस आज के लिए इतना ही। साथियों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के ईबीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए हम देखते हैं 6 जनवरी 2020 में पूछे गए थे, ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से असलात के बारे में सही कथन चुनिए। पहला, असलात लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। या दूसरा, असलात लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। या सी, असलात लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। या चौथा, तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, असलात लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर रहते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे वहाँ उस पेड़ के पास दूसरे पेड़ पर जाते हैं। यह लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 7 से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ करते हैं और यह एक सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। असलात मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
सर्दियों में ऊनी वस्त्र में हमें गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का कारण क्या है? पहला, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मा होती है। या ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। या चौथा, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 2। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मा होती है। उनके उष्मारोधी होने का मुख्य कारण वायु का उष्मारोधी होना है, जो कि ऊनी रेशों के बीच फंसी ट्रैप रहती है, जिससे शरीर की उष्मा बाहर नहीं जा पाती है और इस तरह ऊनी का वस्त्र हमें गर्म रखती है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 देखते हैं। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर स्थित है। पहला, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। या महाराष्ट्र, केरल या पश्चिम बंगाल। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए क्या है उत्तर इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अरब सागर हिंद महासागर व पश्चिम उत्तर भाग में स्थित है। यह पश्चिम में अफ्रीका, आंतरिया और अरब प्रायद्वीप से, उत्तर से ईरान और पाकिस्तान, पूर्व में भारत तथा दक्षिण की ओर हिंद महासागर में शेष भाग से घिरा हुआ है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस के डंडे लेकर दोनों लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डांडिया को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डांडिया के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? पहला, तोरंग मिजोरम। दूसरा, कुरुक झारखंड। और तीसरा, चिराव मिजोरम। और चौथा, झोम या झारखंड। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या है सही। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है, चिराव और मिजोरम। चिराव मिजोरम एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें जमीन पर बांस की डांडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डांडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डांडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पर, चिराव और मिजोरम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम क्या है? पहला, बछेंद्री पाल। दूसरा, सुनीता विलियम्स। और तीसरा, करम मल्लेश्वरी। और चौथा, संतोष यादव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 5 का उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, बछेंद्री पाल। संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, बछेंद्री पाल। तो ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। पहला, ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। या दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। और तीसरा, दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। या दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 6 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है क्या? विकल्प नंबर डी पार्ट। प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जबकि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। जबकि होली रंगों के त्यौहार में मनाया जाता है। यह फागुन यानी मार्च के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वृक्ष लगभग किसी समान कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। बी, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है तथा स्थानीय लोग जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। या विकल्प नंबर 4, इस वृक्ष के जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुने गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाते हैं जब तक जल तक न पहुंच जाएं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए क्या उत्तर है इसका हमारा। तो उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला और सी और डी, ये क्या है? ये तीनों हमारे सही हैं। रेगिस्तानी ओक एक माध्यम आकार का पेड़ होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इन पेड़ों की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती हैं जब तक जल पहुंच न जाए। ऑस्ट्रेलिया में इसे अनोनगो यानी आदिवासी लोग इस वृक्ष को
कुरकरा के नाम से जानते हैं। जब कभी भी इस इलाके में पानी का अकाल होता है तो वहां के लोग पेड़ के तने के अंदर पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। इस वृक्ष की लंबाई लगभग किसी समान कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ती है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह गांव कहाँ पाया जाता है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा असम या उत्तराखंड। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या है इसका हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, असम। असम में मकान स्टीलस पर बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है जिसके कारण बाढ़ की संभावना होती है। अगर मकान जमीनी स्तर पर बनाए जाएं तो घरों में बाढ़ का पानी जमा हो जाता है। इसलिए असम की मिसिंग जनजाति एवं वहाँ के ग्रामवासी अपने घरों को जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से भी लकड़ी का ही बनाया जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपिओका खाना सबसे अच्छा लगता है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा गोवा, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल। चलिए बताइए, सही उत्तर बताइए क्या है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट। ठीक है, केरल। उबले हुए टेपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी कड़ी के साथ भोजन करना केरल में लोकप्रिय है। टेपियोका को कई जगह टेपियोका यानी साबूदाना या टेपियोका ग्लोबुल्स के नाम से भी जाना जाता है। टेपियोका कसावा की जड़ों में निकाले जाने वाला एक उत्पाद है। कसावा स्टार्च को टेपियोका भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। अभी तक साथी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? पहला अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर, अप्रैल से अगस्त या जनवरी से मार्च। चलिए बताइए, सही उत्तर बताइए क्या है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन के कार्य को एपीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 देखते हैं हम 11। मानव पोषण के संदर्भ में सर्वांगीकरण का अर्थ क्या है? पहला भोजन का क्षुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। दूसरा अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। या पचा हुआ पदार्थ शरीर और जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। या चौथा भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और तंत्र में भेज दिया जाता है। बताइए, सही उत्तर बताइए क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर बताइए 11 का उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। मानव पोषण के संदर्भ में पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं अवशोषित पदार्थों का अंततः ऊतकों तक पहुंचाकर उनकी क्रिया में उपयोग होने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 देखते हैं। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नारियों जैसे कीटनाशकों का अधिक से अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों में क्या मृदा होगी या क्या इसका परिणाम होगा? पहला अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, या वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, या कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, कुछ समय पश्चात वह बंजर हो जाएगी। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। पर्यावरण अध्ययन में गृह अभिविन्यास का उद्देश्य क्या है? पहला पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण करना, या घर पर समय का सदुपयोग होना, या विद्यालय में सीखी गई संकल्पनाओं में दक्षता, या सीखने का विस्तार। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 13 का उत्तर क्या है इसका? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, सीखने का विस्तार। पर्यावरण अध्ययन में गृह अभिविन्यास का उद्देश्य सीखने का विस्तार है।
पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का विस्तार करना है जिसमें व्यक्ति पर्यावरण और उसके साथ साथ जुड़ी समस्याओं के बारे में जानते हैं, साथ ही वर्तमान समस्याओं और भविष्य में इनकी रोकथाम के समाधान के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? पहला, किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, प्राणी उद्यान के पशु तथा स्थानिक पशुओं को चित्रों को देखना, या प्राणी उद्यान में से पशुओं जानवरों को देखना, या पशु के चित्रों के कटआउट देखना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 14 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, प्राणी उद्यान में पशुओं या जानवरों को देखना। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका शीला ने उपकरण पशु लिया, जिसमें विद्यार्थियों को उनके अधिगम में विस्तार के लिए प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखने के लिए ज़्यादा लाभदायी होगा, क्योंकि यह संस्थान है जहां विभिन्न प्रकार के जीवित पशु पक्षियों को बहुत बड़ी संख्या में संग्रहित कर रखा है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? पहला, सहपाठी द्वारा सीखना, दूसरा, समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, या तीसरा, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना, या शिक्षक से चर्चा करना। चलिए बताइए सही उत्तर बताइए क्या है इसका उत्तर हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, क्योंकि उनके पास पर्याप्त अनुभव होता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।